हम्म। तो बात कर रहे हैं हम एटॉमिक मॉडल की। एटॉमिक मॉडल के बारे में काफी सारी बातें आती है। सबसे पहले आए सर डाल्टन। डाल्टन ने क्या कहा कि एटम क्या है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, टम का मतलब ब्रेक है, और उसके आगे ए लगा दो तो अनब्रेकेबल बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा अगर एक जैसे एलिमेंट की बात करूं तो एक जैसे एलिमेंट के एक जैसे एटम होंगे। जो एक जैसे एटम होंगे वो पूरे यूनिवर्स में एक जैसे ही होंगे, चाहे आप जहां मर्जी चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो क्यों कहां पर है। ठीक है, ये एटम की बात समझ में आ गई। अब उसके बाद उन्होंने कहा दो अलग अलग एटम मिल सकते हैं, चाहे वो एक जैसे हो चाहे अलग अलग हो। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल सकता है तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी मिल सकता है, और एक और एटम बनाया था उन्होंने, उसको बड़ा एटम यानी कि मॉलिक्यूल बोल दिया। ठीक है, कंबाइंड होने के बाद कंबाइंड की होगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, कंबाइंड की होगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है कौन है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है आपकी स्टेबिलिटी के बाद बारी आती है कि एटम के मॉडल में क्या क्या चीजें थी। ये चार बातें देख लो आप। एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम ऑफ सेम एलिमेंट, मैंने बताया था ना, जो एक जैसे होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। फिर ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम जिसे कह रहे हैं वो प्रोटोन है। क्या भैया, ये हाइड्रोजन एटम जिसे जिसे कह रहे हैं वो आप क्या है, प्रोटोन। क्योंकि एच जो है उसके पास अगर H प्लस हो, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, उसे प्रोटोन के तौर पे ट्रीट करते हैं, बताया था ना। तो ये कह रहे हैं ऑल हाइड्रोजन ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। और वैसे देखा जाए तो अगर हम देखें तो फ्यूजन होने की वजह से फिर वो आपकी बिग बैंग थ्योरी वगैरह आ जाती है, उसमें मत जाओ कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है फिर ड्यूट्रियम बनता है, ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम से मिलता है तो हीलियम बनता है वगैरह वगैरह। वापस आ जाते हैं हम। अब इसके इस मॉडल के फेलियर का रीजन क्या था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी तो एक बात पता चली कि एटम तो डिविजिबल है, और जो इस थ्योरी का बेस था वही खत्म हो गया। अब थॉमसन ने क्या गलती कर दी, थॉमसन ने जब अपना एटॉमिक मॉडल बनाया तो क्या वो परफेक्ट था, नहीं, उसमें भी कमियां थी। क्या कमियां थी, सबसे पहली कमी कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है। ये नहीं कहा कि प्रोटॉन होता है, उन्होंने कहा बचा कुचा हिस्सा पॉजिटिव होता है, बचा कुचा हिस्सा एटम का पॉजिटिव होता है। और कुछ प्लम पुडिंग मॉडल के तौर पे या वाटरमेलन के मॉडल के तौर पे उन्होंने इसको दिखाया। उन्होंने कहा जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव है वाटरमेलन का, और जो ब्लैक सीड्स हैं वो क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा किसने कहा, थॉमसन ने। दिक्कत क्या थी, उन्होंने कहा ये ब्लैक सीड्स या जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एम्बेडेड है, जड़े हुए हैं। ये बात सही है गलत है, गलत है, ये मूव कर रहे हैं। किसने बताया, इन्हीं के स्टूडेंट ने, रदरफोर्ड ने। बात समझ में आई। तो मैंने आपसे पूछा थॉमसन ने क्या गलती करी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, वो पॉजिटिव को उन्होंने प्रोटॉन नहीं बोला, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट बोला। ठीक है, मॉडल का नाम मैंने बता दिया आपको, प्लम पुडिंग मॉडल बोल लो आप इसको, या कुछ और बोलना चाहो तो वो बोल लो। दो नाम बताए मैंने इसके। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड्स मॉडल जो था उसमें सबसे पहली बात तो ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पतली सी परत ली, किसकी, गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल के ऊपर बाहर से बम्बार्डमेंट करे, किसकी, बहुत भारी पार्टिकल की। जो वो सोच के चल रहे थे कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको नाम प्रोटॉन दे, उससे 4 गुना भारी मास का पार्टिकल ले लिया, कौन, हीलियम। अच्छा, सोचा क्या, अंदर कौन है, साइकिल, और ट्रक दे के मारूंगा तो वो साइकिल बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा सोचा उन्होंने, 4 गुना भारी चीज मैं दे के मारूंगा उसके ऊपर तो बाहर निकल जाएंगे वो। लेकिन हुआ क्या, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये पता चली कि भैया ज्यादातर जगह एटम की खाली है। दूसरी बात क्या पता चली, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, तो वहां से पता चला हाँ ये थोड़ा सा अपनी जगह को बदलते हैं। तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो नेगेटिव हो या कुछ और हो। 20,000 में से एक मतलब बहुत कम रेशियो थी। 20,000 में से एक, कईयों में लिखा है 12,000 में से एक, तो उसको मारो गोली। बहुत कम रेशियो थी जो जहां से एक अल्फा पार्टिकल वापस आया। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस आया, मतलब एटम का 20,000वां हिस्सा है वो, जहां पर पॉजिटिव चीज रहती है। और वापस कैसे आ गया, जब मैंने बाहर से इतनी भारी चीज फेंक के मारी थी, तो उन्होंने कहा वो सारे के सारे पॉजिटिव एक जगह बैठे हुए हैं, कंसंट्रेटेड। कैसे बैठे हुए हैं, कंसंट्रेटेड। फिर उन्होंने कहा जहां ये बैठे हुए हैं ना कंसंट्रेटेड, वो एरिया उस पूरे एटम की जान है, मतलब न्यूक्लियस है। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। वो सारे के सारे वहां बैठे हुए हैं, सारा का सारा मास सपोज टू बी कंसंट्रेटेड है उसी सेंटर पे, सारा का सारा मास उसी सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और ये सारी बातें चली। 2 मिनट रुक बेटा।
ठीक है, ये सारी बातें चली। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन बैठे नहीं है, घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। और वो जो न्यूट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, और 4 बार चीन के बारे में निकाले, वो जो न्यूट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, वो जो न्यूट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहे हैं वो किसके चारों ओर काट रहे हैं? न्यूक्लियस के चारों। वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं अपने शेल में, उस शेल में होने का कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब एनर्जी लेवल नहीं बताया इन्होंने, नहीं। वो किसने बताया? बोर ने। ठीक है, तो इन्होंने एनर्जी के बारे में नहीं बताया। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, स्पाइरल मॉडल दिया इन्होंने। ये वो चक्कर काटते काटते, स्पाइरल मॉडल की गलती, ये चक्कर काटते काटते या तो एक दिन अंदर घुस जाएंगे या चक्कर काटते काटते एक दिन बाहर निकल जाएंगे। दोनों बातें गलत। शेल के बारे में इन्होंने बताया? नहीं। न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया? हाँ। तो ये इनकी एडवांटेज, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। इनकी डिसएडवांटेज कि इन्होंने शेल के बारे में नहीं बताया। इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन, चप्पल की आवाज रह गई बेटा। इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों चक्कर काट रहे हैं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है भाई, उसी चक्कर में क्यों चक्कर काट रहे हैं? अच्छा, इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि वो किसी एक शेल को पकड़ कर बैठे। ठीक है, तो ये कराया कैसे इन्होंने? गोल्ड फॉइल पे। गोल्ड फॉइल पे क्या बम्बार्ड कराए? अल्फा पार्टिकल्स। याद क्या रखोगे? क्या बम्बार्ड कराए? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जो सीधे सीधे निकल गए, इसका मतलब एटम ज्यादातर खाली है। एक वापस आया, इसका मतलब जहां से वापस आया वो ही हिस्सा वो हिस्सा है जहां पे न्यूक्लियस बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? आई बात समझ में? तो ये सारी बातें हमने करी थॉमसन के मॉडल में, ओ सॉरी, रदरफोर्ड के मॉडल में। ठीक है, फेलियर्स क्या थे मैंने कुछ तो बोल ही दिया आपको, और एक दो आप यहां पढ़ लेना, अभी टाइम दूंगा मैं आपको। फिर जीजर और मार्डन एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसके अंदर एक तो ये दिखा रखा है आपको किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वापस गए। फिर उन्होंने क्या पता लगाया? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स एंगल के हिसाब से कैसे है। 0 डिग्री के अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा है। 0 डिग्री के देखोगे तो क्या है? सबसे ज्यादा। ये इस जगह पर नंबर सबसे ज्यादा है। और 180 डिग्री पर जाते जाते नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर कर रहे हैं वो बहुत कम हो गए। क्या फॉर्मूला निकाला इन्होंने? ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला जो आया आपके काम का वो क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज टू द पावर 4 d/2, थीटा/2। याद रहेगा? याद रहेगा? ठीक है, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल का क्या रिलेशन है ये बता दिया। थिकनेस ऑफ फॉइल के साथ क्या रिलेशन है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये भी बता दिया। अगर थिकनेस ज्यादा मोटी होगी ना तो एक के पीछे एक एटम आ जाएगा, तो सब जगह ही स्कैटर होने लगेगा। तो इसी वजह से क्या इन्होंने गोल्ड की फॉइल का इस्तेमाल किया? हाँ, क्योंकि वो बहुत पतली हो सकती है। आप ये कहोगे कि एक एटम की जितनी मोटाई उतना तो नहीं, लेकिन काफी हद तक इन्होंने ऐसा कर दिया कि एक शीट में एक एक एटम को वो देख सके। कोशिश करिए ऐसे। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद बारी आई किसकी? देखो, फिर उसके बाद बारी आई यहां पर, क्या हुआ? उसके बाद बारी हुई इसके हैंग होने की। 2 मिनट रुको बेटा, एक बार जब देख लो क्या करवा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक तो ये हिस्सा दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है कि सिंबल ऑफ एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Z इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मारो गोली। ये सारी बातें हमें पता है, ये बताऊं? पता है ना? अब वो बात कर रहा है किस चीज की? वो कह रहा है भैया यहां पर कूलम्बिक फोर्स है क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में? कहां है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? ये इनमें कोई कूलम्बिक फोर्स है क्या? हाँ। क्या ये पढ़ चुके हैं? हाँ, फर्स्ट टर्म में पढ़ के आ रहे हैं। फोर्स इक्वल्स टू के क्यू ई मल्टीप्लाई में चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है इससे आपको? बोलो। अब अगर मैं यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूं तो वो है ई, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस लिखूं तो वो है जेड ई, और उनके बीच का डिस्टेंस है आर का स्क्वायर। ठीक है, जेड किसका लू? जो आपको मिल जाए। जैसे आपने कहा भैया गोल्ड का जेड 79 होता है, हाँ ठीक है, वो वाला ले लो। क्यों? फॉइल गोल्ड की यूज की थी। अब कोई क्या मैं तो सोडियम की यूज करूंगा, तो सोडियम के निकाल लेना। वो तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही एक एलिमेंट ये सब चीजें करता है। कोई और एलिमेंट भी आप यूज कर सकते हो। क्या ये बात ठीक है? ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने हिसाब किताब लगाया तो हमें पता चला यहां पर ये फोर्स है।
क्या फोर्स वर्क डन पैदा कर सकती है? हाँ, वर्क डन पैदा कर सकती है। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको वर्क डन मिल जाएगा, और वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? कि माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखोगे आप। ठीक है, पहला फॉर्मूला है U इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं पता? डिस्टेंस हम जानते। ठीक है, के 1/4 पढ़ के आ रहे हैं लेसन नंबर 1 में। जेड बताया मैंने अभी क्या है, और ई चार्ज है। ठीक है, अब वो कहता है यहां से तो आपने निकाली पोटेंशियल एनर्जी, जरा इधर आना, काइनेटिक एनर्जी पे आना। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी को आप एमजे ले सकते हो? हाँ, ले सकते हैं। कूलम्बिक फोर्स के हिसाब किताब बताए सारे, और ये फोर्स निकाली। अब वो कहता है आपको एक तो टोटल एनर्जी निकालनी है, और इसके काइनेटिक एनर्जी का भी हिसाब किताब निकालना है। ठीक है, आओ अब ये आर की वैल्यू निकालिए फॉर हाइड्रोजन। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां पे काफी सारी बातें किसने बताई हमें? ये सारी बातें फिर आप बोहर में चली जाएगी, यहां नहीं बताऊं मैं, सिर्फ बता के छोड़ रहा हूं अभी कि आर की वैल्यू है आर नॉट एन स्क्वायर, और वी की वैल्यू 1/137 सी 1/n स्क्वायर। ठीक है, और आपकी जो एनर्जी आ रही हो गया -13.6। ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं अभी किसमें? बोर में। अच्छा जी, चलिए चलते हैं बोर में। आओ देखो, अब इसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट कौन है? नील बोर। किनके बाद आए? रदरफोर्ड के बाद। और रदरफोर्ड हो गया। हाँ, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि भैया कि ये है न्यूक्लियस, ये है शेल, और शेल कैसे है? फिक्स है। शेल किस पे फिक्स है? नाम सुनो, क्या है ये? शेल का दूसरा नाम एनर्जी लेवल। कोई दिक्कत? ये है शेल, इनका दूसरा नाम है एनर्जी लेवल। इनकी एनर्जी फिक्स होती है, पहले शेल की अलग, दूसरे शेल की अलग, तीसरे शेल की अलग। और उन्होंने कहा इनको नाम दे सकते हो आप, के एल एम एन दे दो भाई, के एल एम एन इनका नाम है। किनका नाम है? शेल्स का। अब इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं वही बता दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, देख लो क्या बैठ रहा है, 3 है और 4 है। ये नंबर ऑफ शेल हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इन इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए एक घूमने वाला मोमेंटम चाहिए, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। क्या चाहिए? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एल। एल इक्वल्स टू एम वी आर। गलत लगे तो टोको। क्या है ये? एल इक्वल्स टू एम वी आर, और एम वी आर क्या होता है? एन एच अपॉन में 2 पाई। ये इन्होंने फॉर्मूला दिया, इसको पकड़ के रखो। एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई। चलो आगे। अब एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई हो गया। यहां से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो? ध्यान दो, क्या आप यहां से आर निकाल सकते हो? हाँ, आर की वैल्यू आ गई क्या? एन एच अपॉन में 2 पाई एम वी। वी की वैल्यू क्या है? वी की वैल्यू निकालने का एक और तरीका है मेरे पास, 1/137 C/137। C/137 1/n²। एन क्या है? नंबर ऑफ शेल। यहां से वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी है आपके पास, क्या है? एन। नंबर ऑफ शेल से पता लगाएंगे। ये सारी चीजें पता करने के बाद आपने कहा आर तो हो जाएगा आर नॉट। ठीक है, ये कांस्टेंट है आर नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, ये आर नॉट क्या है? ये आर नॉट रेडियस है हाइड्रोजन के पहले शेल का। ठीक है, हाइड्रोजन के पहले शेल का। और ये कितना है? 0.0529 आर्मस्ट्रॉन्ग, या 0.529 नैनोमीटर। कोई दिक्कत? ये किसका रेडियस है? हाइड्रोजन के पहले शेल का। किसका रेडियस है? हाइड्रोजन के पहले शेल का। इसको निकाल लिया हमने आर को। गलत लगे तो टोको। अब वो कहता है
दो चीजें आ गई इससे, इस फॉर्मूले से हमारे पास एक रेडियस और एक वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी भी आ गई, रेडियस भी आ गई, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? क्योंकि नेल बोर ने सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम के बारे में ही बताया, औरों के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, इसका फेलियर था। बाद में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ जेड से मल्टीप्लाई हुआ और हमारा काम चल गया। अब आपने कहा भैया इतनी बात करी, आपने कहा एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल, कहां एनर्जी? आओ, इसने सबसे ज्यादा बात एनर्जी की ही करी। आओ जरा एनर्जी के बारे में सोचते हैं। कहा E यानी कि एनर्जी जो है वो है -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन में। ये बात समझ में आ रही है? क्या ये एनर्जी समझ में आ रही है आपको? फिर वो कहता है ये तो एनर्जी है, ये जूल में। अगर आपको उसको इलेक्ट्रोवोल्ट में लेनी हो तो -13.6 अपॉन में n स्क्वायर ईडी। किसमें है ये? इलेक्ट्रोवोल्ट में। किसमें है ये? ठीक है, तो ये दो एनर्जी हो गई। अब और क्या चाहिए? अगर मुझे यही एनर्जी का चेंज निकालना हो तो वो होगी एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। आप इसको ये भी कह सकते हो E2 माइनस E1। क्या है E2 और क्या है E1? तो वो बनती है आपकी -13.6 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। क्या किया? 13.6 रख दिया बाहर, अगर ईवी में निकालना है, और 1/n2 माइनस n1 अंदर रख दिया। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है 2.18 में तो वो कर लो। ये जूल में हो गया। ठीक है या गलत है? अब बात आई कि माइनस का साइन क्यों? क्या यहां पर नेगेटिव साइन आना जरूरी है? हाँ, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो अपनी एनर्जी क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। वो क्यों एनर्जी का लॉस कर रहा है? जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था किसी टाइम पे आर्बिट्रेरली, ठीक है, किसी टाइम पे, तो उसकी एनर्जी थी मान लो 5 है। अब एनर्जी, अब वो कहां अट्रैक्ट होने लग गया? वो अट्रैक्ट होने लग गया न्यूक्लियस की तरफ। क्यों? न्यूक्लियस में बैठे सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका, एटम जिसे बोल रहे हो आप, उसने उसको न्यूक्लियस में घुसने नहीं देना। घुस गया तो पूरा एटम खराब हो जाएगा। उसने कहा ठीक है भाई, तू अगर एनर्जी लगाएगा अंदर की तरफ तो हम तेरे खिलाफ एक एनर्जी लगाएंगे। एनर्जी टोटल कितनी एटम की? 5। उसके खिलाफ एनर्जी लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद 4 हो जाएगी। 3 2 1 0 हो जाएगी, 0 थोड़ी देर में। उसके बाद क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी नेगेटिव होना चालू हो जाएगी। तो वो कहते हैं आर्बिट्रेरली मान लो एनर्जी 0 ही थी, उसके बाद भी सिस्टम को काम करना पड़े तो एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अगर एनर्जी हो गई नेगेटिव तो उसको आप कैसे कंसीडर करोगे? नेगेटिव ना, जो अभी हमने ले रहे। इसलिए इस टर्म में नेगेटिव टर्म आई। फिर पूछा गया कि नेगेटिव एनर्जी होना गंदी बात है अच्छी बात है? अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? इसका मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी का लॉस का मतलब ही स्टेबिलिटी है। ठीक है सार्थक, एनर्जी लॉस का मतलब ही स्टेबिलिटी है। तो यहां पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? हमने वेलोसिटी पढ़ ली, आर पढ़ लिया, और एक फॉर्मूला पढ़ लिया, P इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू mv r इज इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर तो वेलोसिटी वेलोसिटी वाले फॉर्मूले। ये देखो, ये आपका फॉर्मूला है रेडियस का, R इज इक्वल्स टू R0 n स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। किसी के लिए भी हो तो मुझे Z से डिवाइड करने की दे रही है, बस बन गया मेरा फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं आपसे इस फॉर्मूले की, ये कौन सा फॉर्मूला है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या है? 1/137। अगर मैं इसको Z से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसी का भी बन गया। अब तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? एनर्जी का। क्या है एनर्जी का फॉर्मूला? अगर मैं इसको Z के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एनर्जी का बन गया। याद रखना, एनर्जी वाले में Z स्क्वायर है, बाकी सब में तो सिर्फ Z ही है। याद रहेगा? ठीक है, आगे चल सकता हूं? चलो, अब ठीक है, अब ये बातें हो गई। ठीक है, यहां आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, आर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। अब वो कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है? वो न्यूक्लियस के पास कितना नजदीक आ सकता है। देख रहे हो कितना नजदीक आ सकता है? टच नहीं कर सकता, आकर वापस चला जाएगा।
जितनी दूरी तक वो आ सकता है उसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं उसको हम? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जहां तक उसकी अपनी खुद की एक अप्रोच है। ठीक है, पकड़ लिया इस बात को हमने, और हमने इसको नाम दिया क्या? आर नॉट। देखो ये ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब वो कहता है इस आर नॉट को आप निकालोगे कैसे? ठीक है भैया, यहां पर हमने कहा काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी की, जरा देखना। हाँ ठीक है, तो आप कह सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय आर नॉट। आर नॉट क्या है? वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो आर नॉट क्या निकला आपका? के चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। उसको आप हाफ एम वी स्क्वायर लिखो या बंद करके रखो। ठीक है, क्लास के बीच में बात करो। तो आर नॉट क्या निकला आपका? 1/4 नॉट। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? 2e। चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या है आपका? Ze। और काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर? के। अब क्या रिलेशन निकला डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच का जेड के साथ? जेड जितना बढ़ाओगे डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच बढ़ जाएगा। तो सोडियम का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगा, उससे ज्यादा होगा आयरन का, आयरन ज्यादा होगा यूरेनियम का, फलाना ढिमकाना। क्या बात समझ में आई? इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात है? दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा। तो ये वाली बात भी समझ में आ गई। आर नॉट डिस्टेंस ऑफ, अब इंपैक्ट पैरामीटर आएगा, इसके बारे में लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, फिर एक बार बता देता हूं। इंपैक्ट पैरामीटर में क्या हो रहा है? ये टारगेट न्यूक्लियस है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, देखो। टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर पे, मैंने कहा था ना सेंटर से रेडियस टाइप का काम करता है, ये रहा सेंटर। ठीक है, ये देखो लाइन कैसी सीधी सीधी जा रही है, मैं और थोड़ा सीधी बना दूंगा। ये सीधी गई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इससे भी और पास होना चाहिए था, इसकी बिल्कुल नजदीक। तो जहां तक इसका असर पड़ रहा है वो सिर्फ इतना सा रीजन है, वही इस न्यूक्लियस का क्या है? रेडियस। क्या है? तो इंपैक्ट कहां तक पड़ रहा है, जरा नीचे देखना डेफिनेशन इसकी। द इंपैक्ट पैरामीटर इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द एटम। ठीक है, उसके बाद ही अपना एंगल चेंज करता है, उस एंगल को ध्यान रखना। जो एंगल थीटा लिया है ना, ये जो एंगल थीटा लिया है, इसको ध्यान रखना। आ जाओ आ जाओ। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बाद इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला देखोगे तो आपको सेम लगेगा। देखो के जेड ई स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, पर नई चीज क्या है? कॉट थीटा बाय 2। ठीक है, नहीं समझ में आया? तो यहां पे डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच का किसके साथ रिलेशन और आ गया? एंगल के साथ, जेड के साथ तो आर नॉट का भी था। ठीक है, बोहर के पोस्टुलेट्स मैंने लगभग बता दिए हैं आपको। इस वाले को देख लो जरा एक बारी। ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बातें कर रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है आपको? हम जानते हैं एक फोर्स है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का है आपकी एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? के मल्टीप्लाई में चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला लगाने पर जब इन दोनों को इक्वेट किया, क्यों नहीं इक्वेट किया? ये तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। काटा पीटी करो, जो समान निकालना निकाल लो। यहां से आपको काइनेटिक एनर्जी दिख गई, दिख गई काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये रही, आर से आर काटो, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब जरा इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखो और पोटेंशियल एनर्जी याद करो। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी वो क्या थी? ये काइनेटिक एनर्जी तो बस यहां से हाफ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ना? तो यहां पर भी करना पड़ेगा, ये टू यहां चला जाएगा, हाफ इधर मल्टीप्लाई करा, हाफ इधर मल्टीप्लाई करा, ये हो गया हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। आर से आर तो कट गया ना? तो अगर कोई तुमसे पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर, और पोटेंशियल एनर्जी पीछे क्या निकाली थी? एक बात तो माइनस की, दूसरा के जेड स्क्वायर बाय आर। ध्यान करो, ये आ गया है ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया? ये ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेक करना। क्या ये ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है? और नेगेटिव है। ये तो ग्रेविटेशन में पढ़ा था हमने, ग्रेविटेशन में भी तो ये पढ़ा था पिछले साल, जो आप ग्रेविटेशन में पढ़ के आ रहे हो, उसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसे देखते थे? आओ
काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी जो इसकी आई है वो कितनी आई है, हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी माइनस का के जेड ई स्क्वायर बाय आर, टोटल एनर्जी इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करते ही क्या आएगा, माइनस का हाफ के जेड स्क्वायर आएगा, यानी कि माइनस की हाफ पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये जो टोटल एनर्जी आई ना आपकी माइनस की हाफ पोटेंशियल एनर्जी, यही होती थी ग्रेविटेशन। बस ग्रेविटेशन में जहां चार चार्ज लिख रखा है ना ई, वहां मास आ जाता था। क्या आ जाता था, मास आ जाता था। ठीक है, पढ़ा ना मुझे। हाँ बेटा बोलो। अब इन दोनों को जोड़ोगे, एक प्लस का 1 है और एक माइनस का है, तो आधा ही तो आएगा और माइनस का आएगा। ठीक है, और आप इसको ये भी कह सकते हो, इसको कह सकते हो हाफ ऑफ माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसको क्या कह सकते हो, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। बोलो, बात ठीक है गलत है? अरे ले भाई ले यार। यस सर। ठीक है, अब पहले बताओ बात समझ में आई? तो क्या ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशन में किसी सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते थे? हाँ, तभी इसको प्लैनेटरी मोशन बोल दिया। इसको कोई दिक्कत तो नहीं, प्लैनेट जैसा मोशन है। हाँ, क्या इसमें भी एनर्जी वही लग रही है? हाँ, तो हमने सारे एनर्जी के हिसाब किताब लगाया और हमारे पास ये आया। अब एक तो ये एनर्जी के जितने भी पॉइंट है इनको रीड कर लो आप। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी जल्दी से चीजें पढ़ो। ठीक है, अब पहले तो बात कर रहे हैं हम सेकंड पॉस्टुलेट की। सेकंड पॉस्टुलेट क्या कह रहा है आपका, एमवीआर इक्वल टू एनएच अपॉन में 2 पाई। वही क्या, एमवीआर क्या होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम। एमवीआर क्या होता है आपका, एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या बना दिया इसने, एनएच अपॉन में 2 पाई। इसी से आगे के पॉस्टुलेट्स खुलेंगे। जैसे थर्ड पॉस्टुलेट कौन सा उठाया उन्होंने, क्या अब आप जानते हो इस एनर्जी के फॉर्मूले को, U इक्वल्स टू माइनस के जेड ई, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया। और उसी से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को, और उसी से टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को। और जब वो टोटल एनर्जी निकाली, ये देखो एनर्जी सॉल्व कर रखी है। ठीक है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, फलाना ढिमकाना, लगा लो खुद अपने आप। अब बारी आती है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। दिखाई दे रहा है? प्रॉपर्टीज में अगर तुम देखोगे तो हम बात कर रहे हैं रेडियस की, तो ये तो बता दी मैंने अभी आपको, के जेड स्क्वायर अपॉन में आर को एम वी स्क्वायर के इक्वल रखकर हमने, और एम वी आर को एनएच अपॉन में 2 पाई के इक्वल रखकर हमने यहां पर रेडियस निकाली। और रेडियस क्या है आपकी, 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड आर्मस्ट्रॉन्ग। अब यही बताई थी ना थोड़ी देर पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ जाता है 1 नंबर का, एक ही नंबर का आता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। एन की वैल्यू दे देते, आर निकालना होता है। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने रिलेशन निकाल लिया। अदर एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, अदर एलिमेंट्स के लिए जेड से डिवाइड करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ क्या होगा, आर नॉट एन स्क्वायर। ठीक है, अब वो कहता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच, वो क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर बाय 2e, ये एप्सिलॉन नॉट एनएच। अब इन सब की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए हमने इसको c बाय 137 बना लिया, और z बाय n। z क्या आपका एटॉमिक नंबर। सॉल्व किया, सॉल्व तो ये हो चुका, सॉल्व यहां से कराइए, यहां से वैल्यू उठा लो जो जो उठानी है आपको। ठीक है, इसका ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू सॉल्व करके रख दी इसने, वो c बाय 137 को सॉल्व करके रख दिया हमने 2.18 इंटू 10 की पावर 6। अब यहां पर माही क्या पूछ रही थी, अब बताओ माही क्या पूछ रही थी बेटा इसमें। सर वो जो आपने बताया था कि मतलब हाइड्रोजन है तो ये करेंगे, अगर कोई और होगा तो अपॉन में ये चीज। ठीक है, एक तो चीज ये ध्यान रख ले बेटा, Z मतलब एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन को देखे तो हाइड्रोजन का Z वैसे ही बन होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी चीज ये याद रखियो, अगर कोई फॉर्मूला भूल भी जाओ तो N और Z का रिलेशन आप तीनों फॉर्मुलों में देख लो, इनवर्स है। अगर कहीं पर N अपॉन में आ रहा है तो Z ऊपर आ रहा होगा, बस खत्म कहानी, हो गया काम। ठीक है, चलो आगे। यस सर। अब वो कह रहा है भैया टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और ये फॉर्मूला बना दिया।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आगे चलो, करंट इन nth ऑर्बिटल, इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम। टाइम को आप 1 अपॉन टाइम करके फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, ये वही फ्रीक्वेंसी और कुछ भी नहीं है। फ्रीक्वेंसी निकालनी नहीं है आपको। फ्रीक्वेंसी निकाली कैसे है? इससे बाद में जाके शॉर्टिंगर ने इसको इस तरीके से समझाया कि ये चीजें ऐसे चल रही हैं। ठीक है, पहले शेल में एक वेव, दूसरे शेल में दो वेव, और अच्छी चीज पता चल गई कि नंबर ऑफ वेव्स का भी एक रिलेशन है, और उससे फ्रीक्वेंसी निकाली, वो वेव थ्योरी है इसकी। ठीक है, अब नीचे आते हैं, हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं। एनर्जी लेवल्स में हमने आपको एनर्जी का फॉर्मुला दे दिया, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर दिया, और वैल्यू वो सॉल्व होकर क्या आई? -2.18 इंटू 10 के पावर -18 अपॉन में एन स्क्वायर, या -13.6 अपॉन में एन स्क्वायर ईवी। ठीक है, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको एक एनर्जी ये चेंज बताया था, ये ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये बताया था। अब इसमें ई फाइनल क्या होता है और ई इनिशियल क्या होता है? ई फाइनल होता है वही 13.6, लेकिन डिवाइडेड बाय एन फाइनल का स्क्वायर, और ये 13.6 डिवाइड बाय एन इनिशियल का स्क्वायर। हाँ ना बोलो। आपने कहा भैया फाइनल पता है क्या है? फाइनल तो इनफाइनाइट है। हमने उसे कहां भेज दिया? लंदन, फेंक दिया उठा के कहीं और। तो वो बन जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बन जाएगी? अब एक बात बताओ, क्या माइनस से माइनस कट जाएगा? तो इसलिए वो प्लस का आता है 13.6, और एन इनिशियल ना बोल के उसको खाली एन स्क्वायर बोल देते हैं। तो बच्चा सोचता है कि भैया वो नेगेटिव चीज पॉजिटिव कैसे हो गई? ऐसे हो गई क्योंकि उसका फाइनल क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर लूंगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो वो यही बता रहा है यहां पर आयनाइजेशन। ये देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या ले रखा है यहां पर? ले रखा है 0। खत्म कहानी। तो वो कह रहा है इसको आप एनर्जी कह सकते हो आयनाइजेशन की। वी का मतलब क्या है? पोटेंशियल। वी का मतलब क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। अब ये मत कहना ये कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला वहीं से आया जहां से वर्क डन का फॉर्मूला था। वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू वी। तो वी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। वर्क डन क्या है आपका? ई, आयनाइजेशन में जो लगा, और चार्ज क्या है आपका? छोटा ई। हाँ ना बोलो। ठीक है, खत्म कहानी। और एक्साइटेशन की एनर्जी क्या होगी? वो फाइनल माइनस इनिशियल होती है। अब बात करते हैं हम स्पेक्ट्रम की। पहली बात तो स्पेक्ट्रम होता क्या है? अगर हम ये कहें कि कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक लेवल से दूसरे लेवल में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट हुआ और एक लेवल से दूसरे लेवल पे एक्साइट होकर चला गया, तो आपको ये बताना है कि भैया वो किस लेवल से एक्साइट हुआ? वो N1 से एक्साइट हुआ, किस लेवल पे चला गया? N2 पे चला गया। उस एक्साइटेशन में एनर्जी एमिट हुई या एब्जॉर्ब हुई, उससे पता चलेगा एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक बात तो ये पता चल गई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो लाइट एमिट होगी, और लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो एनर्जी एमिट होगी। ये भी ध्यान रख लिया। दो तरीके के स्पेक्ट्रम पता चल गए। फिर उन स्पेक्ट्रम्स को किसने बताया? उन स्पेक्ट्रम को हमने N1 और N2 पे, यानी कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के हिसाब से 5 अलग अलग वेवलेंथ के लिए रख लिया, हाइड्रोजन के एटम के लिए। ठीक है, उनका नाम रख दिया लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड। आगे हेम्फ्री भी है, लेकिन 5 तक नाम चलाना है आपको कोर्स में। ठीक है, तो ये जब चीजें पता चली तो आपने क्या हिसाब किताब लगाया? ये एक N1 पता होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट। दूसरा N2 पता होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट। अब ये N1 N2 क्या है? नाम है इनके, लाइमन, बेटा बातें नहीं, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, स्टीफन। ठीक है, शॉर्टकट पे तो लिखे सारी चलेंगे। इसके बाद और क्या है? तो क्या? हाँ, एक ही शॉर्टकट है बेटा, जहां रोज सुबह जाते हो वहां पर गेट पे चिपका लो इसको। कुछ चीज ऐसी चिपका के रखो, थोड़े दिनों में याद हो जाएगा। इंसान को चीजें तभी याद होती है जब प्रेशर रिलीज होता है। ये सच्चाई है। ठीक है, कुछ है ना उन फ्रेंड के साथ बैठ के, ये तो चिढ़ाती है सफेदा सफेदा बोल के। चलो, अब ध्यान देते हैं, हम बात कर रहे हैं किस चीज की? N1 और N2 की। अब N1 की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो आप? आना बेटा जरा। 1, 0 नहीं रख सकते बेटा। 1, 2, 3, 4, 5। अब एक बच्चा कह रहा है भैया आप वैल्यू रख दो 1, 1 रख सकते हैं? नहीं। किसी का एनर्जी लेवल आपने 1 सुना है?
कोई सॉरी जीरो, ये कह रही थी जीरो रख सकते, जीरो नहीं रख सकते, 1 से स्टार्ट करेंगे। जीरो क्यों नहीं रख सकते? नंबर ऑफ शेल जीरो होता है, कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5। अब पकड़ लिया हमने लाइमन को, लाइमन के लिए क्या वैल्यू है? 1। बाल्मर के लिए 2, फलाना ढिमकाना। अब ये क्या होगा? 1 से बड़ा। एक्साइटेड क्या होगी? 1 से बड़ी, फिर 2 से बड़ी, फिर 3 से बड़ी, 4 5 6, कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक। तो आप कहोगे n2 कम से कम n1 प्लस 1 होगा। इस बात को याद रखना, याद रहेगा। आगे चलो। चलो, तो लाइमन बार्बर पाचन सीरीज पता चल गई, उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद हमने कहा, इसको समझाया किसने? इसको समझाया रेडबर्ग ने। किसने समझाया? रेडबर्ग का फॉर्मूला था ये, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 अपॉन n1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की स्क्वायर। गलत है तो टोको। वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर। आर क्या है? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, 109677 पर सेंटीमीटर। क्या? 1.09 फिजिक्स में ज्यादा चलती है, 10 की पावर पर मीटर। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ये लो, ये रहा स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये रही इसकी वैल्यू, ये रही लाइमन बाल्मन पास्टन, सब देख लेना। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें, एक तो ये दिखा दिया, देखो ये बताया जो वही है ये, और चेंज इन एनर्जी के हिसाब किताब लगा दिए। ठीक है, आप एक काम करना, इनकी वैल्यू निकाल के रख लेना जिससे याद रहे, और तो कुछ खास नहीं है इसमें। 5 ही है ना, जल्दी क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, 1 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। अब यहां पर वैल्यू आती है, एक तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए जो n2 होगा वो होगा n1 प्लस 1। मिनिमम वेवलेंथ के लिए n2 जो होगा वो होगा इनफाइनाइट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए जो n2 होगा वो क्या होगा? n1 प्लस 1। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे आपका टॉपिक वाइज ये चैप्टर समाप्त होता है। इसके न्यूमेरिकल की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब 2 मिनट रुक जाओ बेटा।